नमस्कार, मैं राकेश वशिष्ठ। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज के कार्यक्रम में भी हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिवस बनाया था और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के 16 दिन की अवधि को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्या है इस सेवा पखवाड़े के उद्देश्य, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मीडिया इंचार्ज पंकज राज जी। पंकज राज जी से हम जानेंगे इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। पंकज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या उद्देश्य है पंकज जी कार्यक्रम के? आप सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं 16 दिन का, 17 सितंबर से शुरू होगा, 2 अक्टूबर तक चलेगा, 16 दिन की अवधि, एक लंबी अवधि। क्या उद्देश्य? राकेश जी, देखा जाए तो साल के 365 दिनों में ये जो 15-16 दिन का पखवाड़ा है, ये अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। और विशेषता ये है कि इस पखवाड़े के अंदर 3 विशिष्ट व्यक्तियों का जन्म हुआ है। और मैं कहूँगा विशिष्ट व्यक्ति नहीं, महापुरुषों का जन्म हुआ है। जहाँ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसके ठीक एक सप्ताह बाद में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। और एकात्म मानववाद के सिद्धांत के साथ में देश में अंत्योदय की योजना का वो प्रणेता रहे। अंत्योदय मतलब पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसका उदय हो, ऐसी अंत्योदय की योजना का प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उनका भी जन्मदिन 25 सितंबर को है। और साथ ही हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को आता है जी। तो ऐसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये 16 दिन का एक पखवाड़ा अपने आप में एक विशिष्ट हो जाता है। और ये तीनों व्यक्तियों की एक बड़ी बात देखी जाए तो इन्होंने देश के गरीब का उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी जी आज लगभग 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और हम देख रहे हैं कि उन्होंने जब अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब लाल किले से अपना पहला भाषण दिया था, तब उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। प्रधानमंत्री अब तक के 70-72 साल तक ये कंसेप्ट चल रहा था, प्रधानमंत्री यानी देश का सर्वोच्च व्यक्ति। सर्वोच्च व्यक्ति मतलब उसको सर्वोच्च सुरक्षा और सर्वोच्च व्यक्ति का मतलब ये है कि सर्वोच्च संसाधन उसके साथ हो। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ। और साथ में उन्होंने अपने सुरक्षा पे सारे तामझाम खत्म किए, अपने लोगों से सहज मिलना उन्होंने प्रारंभ किया। जैसा एक प्रधानमंत्री का ग्लैमर हुआ करता है, एक डेकोरम होता था, उन सबको तोड़ते हुए उन्होंने एक प्रधान सेवक की भूमिका में सबके सामने आए। तो ये उनका कथनी और करनी को एक समान करने जैसा है कि वो आज हमारे प्रधान सेवक के रूप में हमारे बीच में हैं। और ये केवल कहा नहीं है उन्होंने प्रधान सेवक, उन्होंने इसलिए पिछले 8 साल में सेवा के विभिन्न आयामों के माध्यम से करके दिखाया। मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको बात शुरू करूंगा जी। देश में पहले स्वच्छता को लेके इतना ज़्यादा एक अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साफ सफाई को लेके बहुत वो अवेयर रहते थे और लोगों को प्रेरित भी करते थे। परंतु जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई, तो आप ये देखिए देश के करोड़ों लोगों ने हाथ में झाड़ू उठाई। और न केवल झाड़ू उठाई, न केवल उन्होंने अपना घर स्वच्छ किया। आज आप देखेंगे जयपुर में निकलेंगे तो सैकड़ों जगह ऐसी है जहाँ छोटे छोटे युवकों की टोली बनी हुई है और उन्होंने अपना गली मोहल्ला साफ करने का जिम्मेदारी ले रखी है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने काम के प्रति समर्पण है कि उनके कहे हुए को जनता इतनी सीरियसली लेती है और करोड़ों लोग झाड़ू उठा के रोड पे सड़कों पे आ जाते हैं और सफाई करने लगते हैं। पंकज जी, आप हमें ये बताएं, इस कार्यक्रम के पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो इन 16 दिनों में किस तरीके की आप सेवा करेंगे, वो थॉट प्रोसेस क्या है? आपको कैसी लगा कि यही 16 दिन मुफीद है? आपने ये तो बता दिया कि 3 महापुरुषों का जन्मदिन है, लेकिन सेवा करने के लिए तो कोई स्पेशल 16 दिन नहीं होते, यही 16 दिन क्यों? इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए क्या होता है, 365 दिन सेवा करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। परंतु उन 365 दिन सेवा करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए एक ठीक लिमिटेशंस होती है और कुछ उद्देश्य होते हैं, एक उत्सव के जैसे मनाया जाता है। तो ये ठीक से सेवा के उत्सव के रूप में ये एक पखवाड़ा है। और इस पखवाड़े के अंदर
केवल ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही हो या केवल केंद्र सरकार बना रही हो, देश के बहुत सारे संगठन सेवा सप्ताह या सेवा पखवाड़ा के रूप में काम करने को लग रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इस बारे में बताऊंगा जी। एक जैन सोशल ग्रुप है जी। वो जैन सोशल ग्रुप अलग अलग समय पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, बिल्कुल। और वो ब्लड डोनेशन कैंप उनके इतने बड़े होते हैं कि उन्होंने गिनीज बुक में भी नाम लिखा हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप के नाम पे, जैन सोशल ग्रुप। तो उसी जैन सोशल ग्रुप ने इसी पखवाड़े के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का तय किया। ठीक। तो पूरे देश में जो रक्तदान को लेके माहौल बना है और जनता इस वक्त इस 15 दिन के अंदर जिस प्रकार से उमड़ के रक्तदान कर रही है, इन सब के अतिरिक्त भी जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से लगभग 3 लाख लोग रक्तदान करने वाले हैं इस पखवाड़े के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैन सोशल ग्रुप के अलावा भी लगभग अगर पूरे देश में देखें तो जो 17 तारीख रक्तदान के लिए हमने मनाया था, उसे एक ही दिन के अंदर पूरे देश में 1.5 लाख रक्तदान हुआ है और जिसमें से लगभग 17,000 राजस्थान में ही रक्तदान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो पखवाड़ा है ना केवल करने के लिए है बल्कि पूरे देश के बच्चे को प्रेरित करने के लिए है कि हमको सेवा हमारे जीवन में एक आत्मसात करना चाहिए और हम 365 दिन सेवा करनी चाहिए। तो आपका कहना है कि आप जिस तरीके से आपने जैन सोशल ग्रुप को साथ लिया है, आप समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर इस पखवाड़े को मना रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देश का कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश पूरे उत्सव के रूप में इसको सेवा पखवाड़े को मना रहा है। कई जगह नेत्र शिविर लग रहे हैं और नेत्र शिविर के पीछे हो सकता है प्रेरणा किसी राजनेता की होगी, किसी विधायक की होगी, किसी सांसद की होगी, पर जनता, NGOs, युवाओं के समूह इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से अवेयरनेस पिछले 2 साल में जो कोरोना पीरियड आया था, लोग स्वास्थ्य को लेके अवेयर हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्वास्थ्य के प्रति लोग अवेयर रहें, रक्तदान, नेत्रदान जैसी चीज़ों के लिए आगे बढ़कर काम करें। ये हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेके। पंकज जी, इस पूरे पखवाड़े के दौरान किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? भाजपा कार्यकर्ता किस तरह की सेवा को लेके समाज के बीच में जाने वाले हैं या जा रहे हैं? 17 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं और पूरे देश भर में ये हर्षोल्लास के जैसे सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो कुछ जैसे जगह मैंने बताया कि रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर हो रहे हैं। ऐसे ही 2 साल कोरोना महामारी के समय जिन लोगों ने कोरोना से लड़ने का काम किया, जिनको हम कोरोना वॉरियर कहते हैं, उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ऐसे ही एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम भी इस सेवा पखवाड़ा के अंदर हमारा शुरू हो रहा है। देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है और निक्षय ऐसा करके एक उन्होंने योजना प्रारंभ की है, जिसके द्वारा हम लोगों को टीबी के प्रति अवेयर करेंगे और साथ में टीबी के लिए आवश्यक दवाइयाँ घर घर पहुँचाने के, पेशेंट को आइडेंटिफाई करके घर घर पहुँचाने तक के लिए सरकार को कटिबद्ध है। तो मुझे लगता है कि ये 2025 तक इस प्रकार की योजना से हम टीबी को भारत से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा राकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर हम जीवन को पिछले 8 साल के प्रधानमंत्री काल को देखें तो उनका लगातार जन्म दिवस और जन्म दिवस का रूप में सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा तो चल ही रहा है, परंतु आप ये देखिए वो त्यौहार भी किस प्रकार से मनाते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे पिछले 8 साल से, वो दिवाली के समय या तो वो सैनिकों के बीच में होते हैं या वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में होते हैं या कहीं गरीब लोगों के बीच में वहाँ बैठ के वो मनाते हैं। तो ऐसा एक इनका व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 24 घंटे में से वो 18-19 घंटे देश सेवा के लिए, जनता की, गरीबों की सेवा के लिए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लीडरशिप आज विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इस प्रकार है, न केवल देश में, विश्व में आज अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। वो आजकल सोशल मीडिया का जो चलता है, टीवी, क्या ट्विटर, फेसबुक वगैरह, सबसे ज़्यादा फॉलोअर पूरे वर्ल्ड में अगर किसी के हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। ये उनको व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है कि लोग उनको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं उनको काम को। क्या इस सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं को भी प्रोत्साहित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? देखिए, सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहन लगातार चलता रहता है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के सब जो वर्ग है इस बार को लेके काम करते हैं।
परंतु चूंकि आपने अब योजनाओं का अगर जिक्र किया है, बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। कोरोना का समय एक ऐसा समय आया था, एक तरह से महामारी थी, और न केवल भारत, पूरा विश्व संकट में नज़र आ रहा था जी। प्रधानमंत्री मोदी जी की कोरोना समय की 2 योजनाएं मैं सबसे ज़्यादा आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी। जी। हर किसान के खाते के अंदर 6,000 रुपये उन्होंने किसानों के 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके डालने का एक अनूठा काम किया। ठीक। और आप देखिए, देश में 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आप साल के 6,000 रुपये खातों में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से डाल रहे हैं। तो जो सबसे हमारा वीकर सेक्शन है, किसान मजदूर, उसको इससे सबसे बड़ा लाभ मिला। और जैसे किसानों को इन्होंने लाभ देने की कोशिश की, ऐसे वीकर सेक्शन का एक और जो वर्ग, जिनको हम बीपीएल कहते हैं, गरीब कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उनको मुफ्त अनाज देने का काम कोरोना टाइम में किया। वो जैसा आपने बताया दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दृष्टिकोण था। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंत्योदय। बिल्कुल, मैं इस बारे यही जिक्र करना चाह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं समझता हूँ स्वयं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा मिलती है। जब देश, पूरा विश्व ऐसे संकट में था और लग रहा था कि खाद्यान्न का भी संकट आ सकता है हमारे देश के गरीबों के पास में, तो उन्होंने मुफ्त में अनाज देने के जो काम किया, वो वास्तव में न केवल हिंदुस्तान में सराहा गया और न केवल कोरोना से लड़ने में मदद मिली, यूनिसेफ तक ने उसकी तारीफ की कि प्रधानमंत्री की जो गरीबों को अन्न देने की योजना थी, वो वास्तव में बहुत अनूठी थी और कोरोना के अंदर उसने सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई। भाजपा के कौन कौन से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और यह कार्यक्रम क्या केवल प्रदेश स्तर तक या बड़े शहरों तक सीमित है, या आपके मंडल और ब्लॉक स्तर तक भी आप इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं? मैं मंडल ब्लॉक नहीं, नीचे तक की बात कर रहा हूँ। हम रेवेन्यू विलेज में पहुँच रहे हैं, हम एक एक बूथ तक पहुँच रहे हैं, और एक एक बूथ तक हम न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उनको सबके सामने रखने के प्रयास कर रहे हैं, बल्कि गरीबों के लिए उन्होंने जो पिछले 8 साल में काम किया है वो हम उन तक ले जा रहे हैं। पर साथ में हम उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर केवल राजस्थान की भी बात करें, और राजस्थान में जहां 8 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो इस 15 दिन के पखवाड़े के अंदर लगभग 1 करोड़ लोगों से इस माध्यम से हम संपर्क करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। और मैं समझता हूं कि शायद यही के कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने का तरीका, जिसके कारण से आज न केवल प्रधानमंत्री जी सबसे चर्चित पॉपुलर लीडर है, बल्कि सबसे ज़्यादा चुने हुए लीडर भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से ही हैं। अभी आज चौथा दिन है इस कार्यक्रम का, आज तारीख 20 हो गई है और 17 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुए थे। अभी तक 4 दिन सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कैसे रहे? नहीं, निश्चित रूप से सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं और नीचे जनता का भी हमसे वो बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं एक चीज़ का बड़ा जिक्र करना चाहूँगा आपको, हम केवल मानव मात्र की सेवा कर रहे हों ऐसा नहीं है। राजस्थान में इस वक्त लंपी रोग चल रहा है। बिल्कुल, ये मेरा सवाल भी था, आने वाला भी था, मैं वही बताने वाला था। तो लंपी रोग एक अजीब सी महामारी आई, जैसे मनुष्य पे कोरोना आया था, वैसे राजस्थान में पशुधन बहुत बड़ी संख्या में है और उनके केवल ये गायों पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, लगभग 1 करोड़ 40 लाख गाय राजस्थान में है और अभी तक एक मोटा मोटा आंकड़ा ऐसा आया है कि इस 1 करोड़ 40 लाख में से 12 लाख गायें इससे संक्रमित हो चुकी है और एक रफ आंकड़ा ये भी है कि 60,000 गायें अब तक इससे मर चुकी हैं। तो ये वास्तव में गौवंश के अंदर एक महामारी के रूप में ही है। तो हालांकि दुर्भाग्य है कि इस बीमारी का भी कोई, जैसे कोरोना का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, वैसे इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसके बारे में कोई वैक्सीन अभी बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, इसके लिए कोई दवाई बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है। और जिस प्रकार से गाँव में लोग, जनता, आम जनता गौ सेवा के लिए आज सेवा कर रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मैं समझता हूँ समस्त जनता लंपी रोग से लड़ने के लिए गायों की सेवा कर रही है आज की तारीख में। और सेवा के माध्यम से न केवल उनको आयुर्वेदिक जो एंटीबायोटिक लड्डू है वो लड्डू खिलाने का काम हो रहा है, साथ में उनको जितना संभव हो वो वैक्सीन देने का काम हो रहा है। तो इससे मिलती जुलती जो बीमारियों के जो वैक्सीन है वो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मोटापॉक्स करके एक जैसे वैक्सीन है बकरी, और साथ में जो उनके फिटकरी और नीम के पत्ती का एक जो देशी छिड़काव है वो छिड़काव कर रही है जनता प्लस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। तो मैं समझता हूँ कि एक अवेयरनेस आई है कि एक आम व्यक्ति भी जो चिंतित था कि हमारी गौ माता का इस लंपी रोग के माध्यम से विनाश हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं हम सेवा के माध्यम से इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा असर भी अब नज़र आने लगा है। अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे या मीडिया के अखबारों टीवी चैनल्स को देखेंगे तो जनता बहुत बड़ी संख्या में लंपी रोग के लिए अब लड़ने के लिए गाँव में काम कर रही है। नहीं, आपके पास कोई इस तरीके के आंकड़े हैं कि आपके लगभग इतने हज़ार तादाद में कार्यकर्ता गौशालाओं में पहुंचे और इतने गौवंश को बचाने में मदद मिली या इलाज करने में सहयोग रहा? देखिए, आंकड़े ऐसा है कि ये जो पूरा पखवाड़ा इसका कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और जब ये पखवाड़ा खत्म होगा सारे आंकड़े उसी वक्त इकट्ठे किए जाएंगे। पर मैं इस बात को आपको पूरे विश्वास के साथ यह बताना चाहूँगा कि राजस्थान के समस्त जिलों में और समस्त जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ इनके काम चल रहे हैं और तहसील हेडक्वार्टर से नीचे गाँव तक भी लंपी रोग से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नवयुवक मंडल्स और जो युवा टोली है वो काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। परंतु अभी भी चूंकि जैसे मैंने बताया 1,40,00,000 गौवंश है हमारे राजस्थान में केवल, इतनी बड़ी संख्या में गौवंश को लंपी रोग से बचाना, ट्रीटमेंट करना बहुत टफ टास्क है। इसके लिए राज्य सरकार को भी पूरी मशीनरी लगानी पड़ेगी, तभी जाके इस रोग से बच पाएंगे। आपने जिक्र किया था NGOs का, जैसे जैन सोशल ग्रुप का, इस तरीके के लोग तो जुड़ रहे हैं आपके कार्यक्रमों से। एक सामान्य व्यक्ति इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से किस तरीके से जुड़ सकता है आपसे? देखिए, सामान्य व्यक्ति मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब झाड़ू उठाई, एक आम आदमी ने झाड़ू उठाई जी, और उन प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ही एक एक मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे समूह बन गए जो नियमित रूप से, मैं जयपुर में ऐसे ऐसे समूह जानता हूं जो पिछले 1200 दिनों से, 1000 दिनों से लगातार झाड़ू लगा रहे अपने मोहल्ले के अंदर, हमारे युवा। तो ऐसे ही ये जो सेवा पखवाड़ा है, इसमें चाहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम हो, चाहे लंपी रोग से लड़ने का काम हो, चाहे रक्तदान करना हो, चाहे नेत्रदान के शिविर लगाने हो, इसमें हर कार्यक्रम से आम जनता को जुड़ना चाहिए और जुड़ भी रही है। तो निश्चित रूप से ये आम जनता का ही कार्यक्रम है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का या कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है और ना सरकारी महकमे का कोई प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है। ये आम जनता का जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तभी इतनी बड़ी संख्या में हम जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में 17,000 रक्तदान हो चुके हैं, 17,000 यूनिट्स, 17,000 यूनिट रक्तदान हो चुकी है। तो ये आम जनता का जुड़ाव का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान राजस्थान में ही हो चुका है। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कोरोना के दौरान, लोकल फॉर वोकल, और एक आत्मनिर्भर भारत का। इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से इनको किस तरीके से चरितार्थ किया जा रहा है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट बहुत गहराई से समझने वाला एक आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है। अगर हम बात करें 2010 तक की, 2012 तक की, तो हम लोग बहुत ज़्यादा विदेशों पर निर्भर थे और विदेशों से कोई खाद्यान्न की बात नहीं कि खाद्यान्न पर निर्भर थे, हम तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा निर्भर थे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक सेक्शन का उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक रक्षा क्षेत्र है, आर्म्स एम्यूनेशन बनते हैं, तोप बनती है, हवाई जहाज बनते हैं, फाइटर विमान बनते हैं। ये छोटे से लेके बड़े जितने भी आइटम होते हैं रक्षा क्षेत्र के से हमारे सैनिकों के लिए, ये सारे विदेशों से आते थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व हमको मिला तो उन्होंने उस वक्त से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आज आप ये देखिए कि हमारी सेना के लिए राइफल्स हमारे हिंदुस्तान में बन रही है, 100% राइफल्स। हमारे सैनिकों के लिए 100% बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे हिंदुस्तान में बन रही है। और ये तो छोटी बातें नहीं, मैं इससे बड़ी बातें कर रहा हूँ। तेजस जैसा विमान हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है, विक्रांत जैसा बहुत बड़ा शिप आज हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है। तो कुल मिला के जो रक्षा क्षेत्र है वो हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल क्वालिटी डेवलप हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, साथ में हमारी जो फॉरेन करेंसी क्या कहना चाहिए, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से, रक्षा क्षेत्र के सौदों के माध्यम से जो विदेशों में जाती थी हाँ। वो बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर हो गई है। और आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते भी है कि भाई रक्षा क्षेत्र को हमको 2025 तक 100% आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये जो लोकल फॉर वोकल की जो आवाज़ है ना, ये हमारे मेरी गली के बाहर परचूने की दुकान से लेके तेजस विमान तक आज लोकल फॉर वोकल चलने लगा है। न केवल लोग उपयोग करने लगे हैं, उसकी गुणवत्ता से प्रभावित होने लगे हैं, और न केवल हिंदुस्तान के लोग, विश्व के लोग भी आज इससे प्रभावित होने लगे हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स है वो हिंदुस्तान में बन रही है, उसके ऑर्डर्स हमको दूसरे देशों से मिलने लग गए। जब हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो निश्चित रूप से विदेशी जो अन्य देश हैं वो इसको खरीदेंगे और उससे हमको एक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। पंकज जी, मैं आपको और अपने आप को करेक्ट कर लूँ, आपने और मैंने दोनों ने गलत बोल दिया था। लोकल फॉर वोकल वो असल में वोकल फॉर लोकल है। हाँ, वोकल फॉर लोकल है।
एक मैं भी आपके कार्यक्रम ये देख रहा था, पूरा प्रेस नोट जो आपका था, इसमें एक कार्यक्रम आपने रखा है कमलोत्सव कार्यक्रम। किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, कमलोत्सव कार्यक्रम ही शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है जी। परंतु कमल का हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान के समाज में एक अपना एक महत्व है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो संपन्नता की देवी है लक्ष्मी जी है, वो कमल पे विराजती हैं। विष्णु भगवान भी अपने हाथ में हमेशा कमल रखते हैं। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में आपको याद हो तो रोटी और कमल साथ रखना एक स्वतंत्रता सेनानियों का एक निशानी हुआ करती थी, बांटते हुए चलते थे। तो कमल का एक अपना महत्व है। ये सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बाद में बन गया है, वो एक अलग विषय है, परंतु एक कमल से देश के सभी लोगों का एक अपना एक आत्मीयता का संबंध है और आज से नहीं, वो सैकड़ों हजारों साल से है। तो कमलोत्सव के रूप के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताना और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम कितना मजबूती से विश्व के सामने आज खड़े हो रहे हैं, ये जनता को, आम जनता को बताने वाला विषय है। आपने हर जिले में एक प्रबुद्ध जन और बुद्धिजीवी सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी तक आपने कितने प्रबुद्ध जनों के इस तरीके के सम्मेलन किए? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था उदयपुर में एक इस तरीके का कार्यक्रम हुआ था, और अभी आगामी दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम किन जिलों में करने जा रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व के ऊपर एक मोदी एट 20 एक किताब लिखी गई जी, और वो किताब किसी एक लेखक ने नहीं लिखी, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लिखी। उसके अंदर 14 आर्टिकल हैं और 14 आर्टिकल देश के 14 अलग अलग क्षेत्र के जो महारथी हैं उन्होंने वो आर्टिकल्स लिखे हैं। जैसे हम अगर हम देखें इंटेलिजेंस और रक्षा के मामले, अजीत डोभाल जी एक बहुत बड़े नाम होते हैं जिनको लेके देश के युवा प्रेरणा लेते हैं। अजीत डोभाल जी ने लिखा है। तो क्या खेल की अगर हम बात करें तो PV सिंधु जी ने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। तो इस तरह तमाम जो इस स्तर के जो लोग हैं जो अपने क्षेत्र के सिद्धस्त हैं, महारत हासिल किए हैं, ऐसे 14 लोगों ने उसके अंदर 14 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं और उसके अंदर एक इस प्रकार के कई सारे लेख लिखे हैं। और वो पिछले 8 साल के प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के ऊपर, उनके सेवा के भाव के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, मोदी एट 20, उसका एक संकलन है। तो इन सब को लेके अभी मोदी एट 20 के कार्यक्रम चल रहे थे और उसमें तमाम जिलों के अंदर केंद्र के मंत्री लोगों ने अपना अपना कार्यक्रम रखा और उसी के दूसरी कड़ी के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो रखे हैं, वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन बेसिकली ये है कि देश का जो माइंडसेट है, देश का जो थिंक टैंक है, वो प्रबुद्ध जन प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या सोचता है और क्या और अपेक्षा करता है। ये एक महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा देश क्या सोचता है, इसमें चर्चा उसमें जनता की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। जैसे एक आपको ध्यान में हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम चलता है। मन की बात कार्यक्रम में कई बार वो विद्यार्थियों से भी संवाद करते हैं, कई बार वो शिक्षकों से भी संवाद करते हैं। तो ऐसे वो सबसे संवाद करते हैं, सबसे फीडबैक लेते रहते हैं कि हमको देश का आगे ले जाने के लिए और क्या क्या आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन है जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर हम लोगों से जुड़ने वाले हैं। इन सब कार्यक्रमों का संकलन 2 तारीख बाद में ही हो पाएगा और उसके बाद ही सारी चीज़ों के आंकड़े हमारे सबके सामने हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का समापन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं हमारे और उन्होंने स्वदेशी और खादी को प्रमोट करने की बात कही थी। आप अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरीके से स्वदेशी और खादी को प्रमोट करने जा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी हमारी चर्चा में आया कि वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल एक तरह से स्वदेशी का ही उदाहरण है और हमारे देश के लोगों को स्वदेशी पहनना चाहिए, स्वदेशी उपयोग करना चाहिए। जैसे स्वदेशी के बारे में बड़ा अच्छा नारा चलता है। मैं ये समझता हूँ कि दूरदर्शन के दर्शकों को वो नारा जरूर ध्यान रखना चाहिए जी, कि जरूरत में देशी, आवश्यकता में स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी। तो इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ये होता है कि मुझे जरूरत है तो मैं बाहर की गली में बाहर जो मेरी दुकान है, मेरे जो सबसे नज़दीक है कि छोटा व्यापारी दुकान करके बैठा है, उससे मैं खरीदूंगा। परंतु संयोग ऐसा हो सकता है कि वो उसके बाद उपलब्ध नहीं हो, परंतु मेरी चीज़ आवश्यक है मुझे, तो मैं लेने किसी ब्रांडेड शोरूम पे जा सकता हूँ, बड़ी शॉप पे जा सकता हूँ। परंतु चूंकि मेरी मजबूरी है कि भाई हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में मोबाइल से हैं, हालांकि आज मोबाइल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, परंतु अगर कोई टेक्नोलॉजी की बात और वो टेक्नोलॉजी की चीज़ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, तो ऐसे मजबूरी में मैं विदेशी आइटम खरीदूंगा। तो ऐसे जरूरत में स्वदेशी, आवश्यकता के अंदर देशी और मजबूरी में विदेशी, हम ऐसा एक नारा जो देते हैं स्वदेशी के आंदोलन में, उसको उपयोग करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज आम जनता इस चीज़ को समझ रही है।
मुख्य चीज़ क्या है, गुणवत्ता की थी। और आज अगर हम बात करें तो पिछले 8 साल में हमने गुणवत्ता पे मोदी सरकार ने काम किया, और इसीलिए आज स्वदेशी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, और इसीलिए वोकल फॉर लोकल का नारा है, ये आम जन का नारा बन गया है। तो ये थे हमारे साथ पंकज राज जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक चलने वाला है उसके विषय में हमें बता रहे थे। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। पंकज जी, आप कार्यक्रम में पधारे, नमस्कार।